Now we continue with the point 16 to 30. So at 16 we have acetaminophen toxicity, also known as paracetamol टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग. इसका क्वेश्चन भी बार बार पेपर में रिपीट होता है. एट थेराप्यूटिक डोजेज या जो रूटीन में हम पेशेंट्स को यूज़ करवाते हैं, तो इसकी मेटाबॉलिज्म के लिए मेटाबॉलिज्म ऑफ पैरासीटामोल इट अंडरगोज फेज़ 2 कॉन्जुगेशन. सो फेज़ 2 कॉन्जुगेशन में डिफरेंट जो है वो रिएक्शंस हो सकते हैं. सो जो पैरासीटामोल है इट अंडरगोज आइदर सल्फेशन और ग्लूक्रोनिडेशन. सो नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज में तो इसकी फेज़ 2 कॉन्जुगेशन होगी, लेट से ग्लूक्रोनिडेशन होती है, उसके बाद ये एलिमिनेट होना स्टार्ट हो जाएगी बॉडी से. बट इन इवेंट ऑफ एन ओवरडोज these pathways saturate, forcing the drug down the CYP2E1 pathway to create a toxic metabolite. So जितना ये कॉन्जुगेशन जितनी बॉडी में जो है सैचुरेशन से पहले जितनी सख्त है बॉडी को इस ड्रग को एलिमिनेट कॉन्जुगेट करने की और एलिमिनेट करने की, वो तो वो करती रहेगी. और जितनी भी ओवरडोज है वो सारी की सारी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ टॉक्सिक मेटाबोलाइट दैट इज़ नोन एज NAPQI, which is basically N-acetyl para benzoquinone imine. अब दिस टॉक्सिक मेटाबोलाइट ये करेगा क्या? इट डिप्लीट्स द ग्लूटाथायोन. अब यहाँ पे समझ लें कि ग्लूटाथायोन इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट. तो जब भी एंटीऑक्सीडेंट नहीं होगा तो आप समझें कि जो सेल है इट इज़ प्रोन टू बी डिस्ट्रॉयड बाय द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़. तो ये समझने की गर्ज से. सो जब ग्लूटाथायोन नहीं होगा इट कॉजेज हेपेटिक नेक्रोसिस. सो वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इज द एंटीडोट. तो एंटीडोट ऑफ एसिटामिनोफेन पॉइजनिंग इज N-acetylcysteine. और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि इट वर्क्स बाय एक्टिंग एज अ ग्लूटाथायोन सब्सटीट्यूट. तो एक तो ये है कि ग्लूटाथायोन सब्सटीट्यूट के तौर पे यूज़ होगा एंड सो रिजल्टिंग इन रीजनरेटिंग ग्लूटाथायोन स्टोर्स. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वीबर सिंड्रोम. वीबर सिंड्रोम को डिटेल में न्यूरोएनाटमी में देखा है हमने. यहाँ पे सिंपली रिवीजन के तौर पे मिड ब्रेन स्ट्रोक इन्वॉल्विंग द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्रांचेस. तो PCA पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांचेस की ओक्लूजन की वजह से अगर मिड ब्रेन का स्ट्रोक होता है इट इज़ नोन एज वेबर सिंड्रोम. तो इसको आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है सिनेरियो में. सो लुक फॉर अ क्लिनिकल सिनेरियो डिस्क्राइबिंग अ पेशेंट विद इप्सीलैटरल थर्ड नर्व पाल्सी. सो थर्ड नर्व इज़ ओक्यूलोमोटर नर्व. तो जब भी ओक्यूलोमोटर नर्व की पाल्सी होती है सो द फर्स्ट साइन इज़ वो जो आई है इट बिकम्स डाउन एंड आउट. सो डाउन एंड आउट. तो ये देखें ये आँख डाउन एंड आउट है. दूसरी चीज़ है टोसिस. टोसिस है आईलिड का नीचे गिरना. तो ये आईलिड जो है वो नीचे सैग कर रही है. एंड तीसरी चीज़ है डायलेटेड प्यूपिल. तो प्यूपिल जो है वो बहुत बड़ा हुआ है. सो अगर ये तीन चीज़ें हो जाती हैं दिस इज़ द क्लासिक साइंस ऑफ थर्ड नर्व पाल्सी. और साथ के साथ अगर थर्ड नर्व पाल्सी एक साइड की है और उसकी ऑपोजिट साइड का हेमीप्लेजिया है. हेमीप्लेजिया इज़ वीकनेस ऑफ ऑपोजिट आर्म एंड लेग. तो हम सिंपली समझ सकते हैं कि द सिनेरियो इज़ अबाउट वीबर सिंड्रोम. और वीबर सिंड्रोम में वो पूछ सकता है कि कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी. सो यहाँ पर आपने इस पिक्चर से आपको थर्ड नर्व पाल्सी की चीज़ें याद हो गई. मेड्रियासिस इज़ ऑल्सो नोन एज द डायलिटेशन ऑफ द प्यूपल्स. और सिमिलरली यहाँ पे देखें इप्सीलैटरल थर्ड नर्व पाल्सी यानी कि अगर ये राइट साइड की लीजन है ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जा रहा है जिसने सप्लाई करना है आर्म्स को लेग्स को. ठीक है. और ये थर्ड नर्व के ऑक्यूलोमोटर नर्व के फाइबर्स दिखाए गए हैं. सो यहाँ पर अगर लीजन हो जाती है और ये राइट साइड है तो सेम साइड की आई यानी कि राइट साइड की आई में जो है वो सिम्टम्स आपको मिलेंगे और लेफ़्ट साइड के आर्म और लेग में. सो यहाँ पर इस सिनेरियो में लीजन को किस साइड की है? राइट साइड की. राइट साइड मिड ब्रेन और मिड ब्रेन की कहाँ पे? सेरिब्रल पेडंकल्स पे. तो अगर यहाँ पे लीजन होती है इट इज़ सिंपली वीबर सिंड्रोम. तो आगे ये सिनेरियो यहाँ पे डाल दिए. बड़ा एक्सटेंसिव सा सिनेरियो है जिससे आपको ये सारी चीज़ें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगी.
A 68 years old chronic hypertensive male is brought to the emergency department after a sudden collapse. On neurological examination, his right eye is deviating downward and outward with complete ptosis and a dilated non-reactive pupil, so classic third nerve palsy. Concurrently, he exhibits dense spastic paralysis of the left upper and lower limbs. So राइट साइड की आई में चेंजेस हैं और लेफ्ट साइड का हेमीप्लेजिया है, तो ये हो गया राइट साइडेड वेबर सिंड्रोम. राइट साइडेड वेबर सिंड्रोम. A brain MRI confirms an acute ischemic stroke secondary to an occlusion of paramedian branches of the posterior cerebral artery. Which of the following specific anatomical sites is the location of the lesion producing this presentation? तो ये 5 ऑप्शंस आ गए. अब पहले ऑप्शन में मेड्यूला है तो ये वैसे ही रूल आउट हो गया. दूसरे ऑप्शन में वेंट्रल पोंटाइन बेसिस है तो पोन्स है तो ये वैसे ही रूल आउट हो गया. थर्ड में मिड ब्रेन का जिक्र आ रहा है. फोर्थ में भी मिड ब्रेन का जिक्र आ रहा है. फिफ्थ 5 में इंटरनल कैप्सूल है तो ये भी आपका रूल आउट हो गया. एंड लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस. तो देखें ऑप्शन सी में है मिड ब्रेन बेसिस पेडेंकुलाई. ऑफ कोर्स आपने देखा था सेरिब्रल पेडंकल्स पे एंड फेसिकल्स ऑफ cranial nerve 3. So this is an appropriate answer. Moving on to point 18, विटामिन डेफिशिएंसीज इन malabsorption. तो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि विटामिन ई को कैसे डिफ्रेंशिएट करना है विटामिन B12 डेफिशिएंसी से. सो जब भी कोई मेल न्यूट्रिशन होती है या जब भी कोई मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो सकती है जिसकी वजह से मुख्तलिफ साइन एंड सिम्टम्स आते हैं. तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं विटामिन ई और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा. अब बोथ कॉज डीजनरेशन ऑफ द पोस्टीरियर कॉलम्स एंड द स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स. सो पोस्टीरियर कॉलम्स और स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्ट्स की डीजनरेशन की वजह से इट लीड्स टू एटेक्सिया एंड लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन और सेंस ऑफ वाइब्रेशन. तो ये दोनों में कॉमन होती है विटामिन ई डेफिशिएंसी में भी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी. सो द डिफरेंशिएटर फॉर द एग्ज़ाम इज़ हीमाटोलॉजिकल. तो हम ब्लड पिक्चर से इसका अंदाज़ा लगाते हैं. विटामिन B12 डेफिशिएंसी में सिंपली मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है. तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मतलब रेड ब्लड सेल का साइज़ बढ़ जाता है एंड हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स इज़ द हॉल मार्क ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया. और विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से ये आपको हीमाटोलॉजिकल फाइंडिंग्स ये मिलेंगी. जबकि विटामिन ई डेफिशिएंसी इट फीचर्स हीमोलिटिक एनीमिया. सो न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स यही आएंगी दोनों में. अगर एक सिनेरियो है उसमें अटेक्सिया है, पेशेंट को लॉस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन वाइब्रेशन है, बट साथ ब्लड की फाइंडिंग्स भी हैं और पूछा गया है कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी है, तो वो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे. मेगैलोब्लास्टिक है तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी, अगर हीमोलिटिक है तो विटामिन ई डेफिशिएंसी. अब हीमोलिटिक क्यों है? ड्यू टू इंक्रीज फ्रेजिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन्स. अब फ्रेजाइल क्यों हो गई हैं रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन्स? क्योंकि विटामिन ई इज़ ऑल्सो एन एंटीऑक्सीडेंट. सो इसमें मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस नहीं होंगी. सो लेट्स जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस सिनेरियो. अब देखिए छोटी सी बात और कितने बड़े बड़े ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं. तो इसकी बेशक आप स्क्रीनशॉट लेके आप खुद भी इसको ट्राई कर सकते हैं, वरना जस्ट रीड विद मी. A 34 years old male with the history of long standing poorly controlled celiac disease. Celiac disease is very important disease. ये malabsorption syndromes में आप इसको पढ़ेंगे GIT में. Presents with progressive difficulty of walking and poor balance. अब walking और poor balance की बात हो गई है, ये neurological signs आ गए. Neurological examination reveals a loss of vibration and proprioception क्योंकि posterior column जा रहा है in the lower extremities along with the positive Romberg sign and scanning speech indicating degenerations of the posterior columns and the spinocerebellar tracts. तो यहाँ तक न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं दोनों के. दोनों विटामिन जो हमने ऊपर देखे हैं दोनों में ही आएंगे. अ कंप्लीट ब्लड काउंट रिवील्स नॉर्मोसिटिक एनीमिया. तो नॉर्मोसिटिक एनीमिया है यहाँ पे with marked reticulocytosis and a peripheral blood smear demonstrate the presence of acanthosis and fragmented red blood cells histiocytes. तो ये सारी की सारी फाइंडिंग्स हीमोलिटिक एनीमिया की हैं, बट नो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स. तो मेगैलोब्लास्टिक चेंजेस इसमें नहीं है. ना तो साइज़ ज़्यादा है, ना ही हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पेसिफिक क्लिनिकल पिक्चर. तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने डिटेल में देखा है विटामिन ई, जिसको ऑल्सो नोन एज टोकोफिरोल. पॉइंट 19 सेज कार्डिक एक्शन पोटेंशियल फेज 0 वर्सेस पेस मेकर फेज 0. तो पेस मेकर यहाँ पे हम कह रहे हैं SA नोड को या AB नोड को.
कार्डिक एक्शन पोटेंशियल हम कह रहे हैं कार्डिक मायोसाइट्स, चाहे एट्रियल या वेंट्रिकुलर। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन वेंट्रिकुलर और एट्रियल मायोसाइट्स फेज ज़ीरो डिपोलराइजेशन इज ड्रिवन बाय रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। तो फेज ज़ीरो ऑफ द मायोसाइट इज़ ड्यू टू सोडियम, और चैनल्स कौन से हैं, वोल्टेज गेटेड फास्ट चैनल्स। सो ये चीज़ आपको दोनों पता होनी चाहिए, ये अभी याद कर लें। जो मसल्स हैं, चाहे वो एट्रियल मसल्स हैं या फिर जो वेंट्रिकुलर मायोसाइट्स हैं, इसकी जो फेज ज़ीरो है एक्शन पोटेंशियल की, इट इज़ ड्यू टू इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम थ्रू वोल्टेज गेटेड फास्ट चैनल्स। और जो पेस मेकर्स हैं जैसे कि एस ए नोड या ए बी नोडल पेस मेकर सेल, उसमें जो फेज ज़ीरो है उसकी डिपोलराइजेशन इज़ ड्यू टू कैल्शियम, और वो कैल्शियम भी थ्रू एल टाइप कैल्शियम चैनल्स। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मूविंग ऑन टू पॉइंट 20, ये माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के विरुलेंस फैक्टर के हवाले से। तो CPSP फ्रीक्वेंटली आस्क व्हाट रेंडर्स दिस ऑर्गेनिज्म हाईली विरुलेंट। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी विरुलेंट क्यों है, ऑलवेज द आंसर इज पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। अब पॉलीसैकेराइड कैप्सूल वायरुलेंस फैक्टर कैसे है, बिकॉज ये इसकी फैगोसाइटोसिस नहीं होने देता बॉडी में। सो इफ़ अ पेशेंट अंडरगो स्प्लीनेक्टमी, और जिनके पास भी कैप्सूल होता है, जिन ऑर्गेनिजम्स को के पास कैप्सूल होता है, उनको एलिमिनेट करती है स्प्लीन। तो अगर किसी भी तरह से इफ़ अ पेशेंट अंडरगोज अ स्प्लीनेक्टमी, सो दे लूज द एबिलिटी टू क्लियर इनकैप्सुलेटेड ऑर्गेनिजम्स वाया स्प्लीनिक मैक्रोफेजेस ऑप्सोनाइजेशन, मेकिंग देम हाईली ससेप्टेबल टू स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड नेसीरिया मेनिंजिटिस। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स के इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं, और इन्फेक्शन होता भी स्वेयर है स्प्लीनेक्टमी के बाद। इसीलिए इन्हीं ऑर्गेनिजम्स की वैक्सीनेशन भी की जाती है। और ये स्पेक्ट्रम में आप इसको याद कर सकते हैं विद द निमोनिक SHIN। तो ये आपको याद होना चाहिए, SHIN विच इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एंड नेसीरिया मेनिंजिटिस। तो जब भी स्प्लीनेक्टमी होगी तो इनकी वैक्सीनेशन भी हम करेंगे, और पेशेंट ससेप्टेबल भी होता है कि ये ऑर्गेनिजम्स इन्फेक्ट कर दें उसको। सो यहाँ पे द सिनेरियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सिलेक्टिवली चूज़ किया हुआ है, इसमें इवन कि जो सिनेरियो में इंफॉर्मेशन है वो भी आपको याद होनी चाहिए। 26 years old male undergoes an emergency splenectomy। तो स्प्लीनेक्टमी हो चुकी है फॉलोइंग अ severe grade 4 splenic laceration sustained in a motor vehicle accident। 2 months post surgery he presents to the emergency department with a high grade fever, productive cough with rust colored sputum, altered mental status, and the blood culture shows alpha hemolytic, lancet shaped, ग्राम पॉजिटिव डिप्लोकोकाई। सो यहाँ पे ये सारे के सारे जो साइंस आ रहे हैं, और उसके बाद जो आप ये देख रहे हैं ब्लड कल्चर की फाइंडिंग्स, ये हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की। तो ये आपको ये भी याद होनी चाहिए। सो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इज अल्फा हेमोलिटिक, lancet shaped and gram positive diplococci। At molecular level, the severe systemic nature of this infection is primarily due to organism's ability to evade host immune clearance। Which of the following components constitute this organism's primary virulence factor? तो ये मैंने जब बताया कि जब भी virulence factor पूछेंगे, the answer is always polysaccharide capsule। सो वो हम फाइंड करते हैं इन सारे ऑप्शंस में। पॉलीसेकेराइड कैप्सूल क्या है, जल्दी से मैंने देखा है कि बी में मुझे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, पॉलीसेकेराइड कैप्सूल दैट इनहिबिट्स फैगोसाइटोसिस, loss of splenic opsonization and macrophage clearance, and this is the right answer। So the next point is anatomy से related है the pouch of Douglas or recto-uterine pouch। Important चीज़ ये है कि it is the lowest point of the peritoneal cavity in supine position as well as in the standing position in the female। In a female with an ectopic pregnancy, rupture or a pelvic inflammatory disease, free fluid blood or pus will collect preferentially in the recto-uterine pouch। सो अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो आता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंशली ब्लड कलेक्ट होगा रेक्टो-यूट्राइन पाउच में। तो रेक्टो-यूट्राइन पाउच बेसिकली आप इसके नाम से ही देख लें, ये रेक्टम और पोस्टीरियर यूट्रस के दरमियान वाली स्पेस है। सो यहाँ पर अगर इसको इस फ्लूइड को जो इकट्ठा हो गया अगर उसको निकालना है, उस प्रोसेस को कहते हैं कोल्डोसेंटिसिस। सो ट्रांसवेजाइनल एक्सेस करते हैं हम टू एस्पिरेट दिस फ्लूइड एंड इज अचीव्ड बाय इंसर्टिंग अ नीडल थ्रू द पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स।
सो पॉइंट 22 इज़ द टाइप ऑफ एम्बोलाई। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फैट एम्बोलिज्म और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फैट एम्बोलिज्म में ऑलवेज लुक फॉर अ ट्रायड इफ़ देयर इज़ अ हाइपोक्सीमिया, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस। तो न्यूरोलॉजिकल चेंजेस कोई भी अगर सिनेरियो में आते हैं, साथ हाइपोक्सीमिया है, हाइपोक्सीमिया तो होगा ही होगा, कोई भी एम्बुलेंस का केस है। एंड ए पेटिकल रैश जनरली 24 to 72 आवर्स। तो जनरली ये सडन, कभी भी फैट एम्बोलिज्म के केस में सडन डेथ नहीं होगी, हमेशा 1 to 3 डेज़ का टाइम मेंशन होगा एंड लॉन्ग बोन की फ्रैक्चर की हिस्ट्री होगी। सो फैट एम्बोलिज्म में जो ट्रायड ऑफ सिम्टम्स है ये बनेगा हाइपोक्सीमिया, न्यूरोलॉजिकल साइंस, पेटिकल रैश। डेथ जो है वो 1 to 3 डेज़ के टाइम पीरियड में होगी या उसके बाद होगी, और लॉन्ग बोन की एक्सीडेंट की, लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर की या कोई आरटीए की हिस्ट्री होगी तो वो केस सिंपली फैट एम्बोलिज्म का है। एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म में ये है कि केस में पोस्टपार्टम फीमेल होगी, सडन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसको होगा, स्फीयर हाइपोटेंशन या डीआईसी से रिलेटेड। तो जब भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर उसको डेथ हो रही है, सडन डेथ हो रही है, तो अगर एम्बोलिज्म की बात है तो वो आपने सिंपली एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म मार्क कर देना। So the next step is rate limiting enzymes, that is rate limiting enzymes of glycolysis and gluconeogenesis. तो glycolysis is the process जिसमें आप ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और gluconeogenesis is the process जिसमें आप ग्लूकोज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम्स आपको याद होनी चाहिए। ग्लाइकोलिसिस की रेट लिमिटिंग स्टेप है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 PFK1, एंड दिस PFK1 इज एक्टिवेटेड बाय फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट। और ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेट लिमिटिंग एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, और ये सेम फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट इसको इनहिबिट करता है। सो जस्ट मेमोराइज दिस। 24 में हमारे पास है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। राइट शिफ्ट के बारे में सिर्फ निमोनिक यहाँ पे मैंने लिखा है, ये हमने रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल लेक्चर अवेलेबल है। राइट शिफ्ट मैंने पहले भी बताया था कि जब भी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड पे शिफ्ट होता है तो ये वो सिचुएशन होती है कि जब हमारे टिश्यूज़ को, हमारी बॉडी को, हमारे सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो हम चाहेंगे कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ ना लगा रहे, बल्कि वो सारे का सारा डिलीवर हो जाए। तो राइट शिफ्ट का मतलब है कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए जो अफिनिटी है वो कम हो गई है। सो वो कम कब होगी, उसका निमोनिक है ACE, एस बैट। सो A इज़ एसिडोसिस, C इज़ कार्बन डाइऑक्साइड एलिवेशन, E इज़ एक्सरसाइज। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज करते हैं तो ऑफ कोर्स यू नीड मोर ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। सो फॉर नाउ जस्ट मेमोराइज दिस निमोनिक और उससे याद कर लें। B इज़ फॉर 2-3 BPG एलिवेशन, A इज़ एल्टीट्यूड एंड T इज़ टेम्परेचर एलिवेशन। All of these ACE BAT they shift the hemoglobin oxygen dissociation curve to the right। इसका मतलब है कि अफिनिटी कम हो गई है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए, और वो ऑक्सीजन को दे रही है टिश्यूज़ को यूज़ करने के लिए। सिमिलरली लेफ़्ट साइडेड शिफ्ट तब होगी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ऑक्सीजन के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ को नहीं मिल रही होगी। पॉइंट 25 सेज रिलेशंस ऑफ द लेफ़्ट एट्रियम। तो इसमें एक मेजर चीज़ है कि लेफ़्ट एट्रियम बेस ऑफ द हार्ट बनाता है। सो द बेस ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द लेफ़्ट एट्रियम एंड इट लाइज डायरेक्टली एंटीरियर टू द एसोफेगस। सो वो पेशेंट्स जिनको एक्सट्रीम या सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द लेफ़्ट एट्रियम एंड दिस इज़ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, और दरमियान में यहाँ पर है माइट्रल वॉल्व। तो अगर ये माइट्रल वॉल्व की स्टेनोसिस होती है, नाउ मोर ऑफ द ब्लड विल स्टे हेयर, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा एंड इट विल लीड टू हाइपरट्रोफी ऑफ द वॉल्स ऑफ द लेफ़्ट एट्रियम। सो इससे हो जाएगी लेफ़्ट एट्रियल इनलार्जमेंट। इस इनलार्जमेंट की वजह से, क्योंकि ये बिल्कुल इसोफेगस के आगे पड़ा हुआ है, तो इट इज़ गोइंग टू कंप्रेस द इसोफेगस, सो इट कैन प्रेजेंट क्लिनिकली एज डिस्फेजिया। सो माइट्रल स्टेनोसिस अगर सीवियर होती है दैट विल लीड टू लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट एंड लेफ्ट एट्रियल कैन कंप्रेस इसोफेगस टू कॉज डिस्फेजिया।
So next is 26, that is zero order kinetics versus first order elimination kinetics. So ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में एक ड्रग जिसकी फिक्स्ड अमाउंट, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम फ्रॉम द बॉडी, तो वो फॉलो करती है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और फर्स्ट ऑर्डर में अ कांस्टेंट फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग इज एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। अब क्या मतलब हुआ इस बात का? तो जो भी ड्रग ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम 10 mg देते हैं और एक पेशेंट को हम 20 mg देते हैं, एक ऐसी ड्रग, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम ए है और वो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है और उसकी कांस्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग इज़ एलिमिनेटेड पर यूनिट टाइम। सो लेट्स से अगर 4 आवर्स में वो 2 mg एलिमिनेट होती है, तो अगर हम उसको 10 mg देंगे तो 4 आवर्स के अंदर ये अगर 2 mg एलिमिनेट होती है तो 8 mg बच जाएगी। अगले 4 आवर्स में 6 mg बच जाएगी, अगले 4 आवर्स में 4 mg बच जाएगी और अगले 4 आवर्स में 2 mg बच जाएगी और उसके बाद ये एलिमिनेट हो जाएगी बॉडी से। लेकिन अगर सेम वही ए ड्रग जिसका नाम ए है, अगर हम वो 20 mg दे दें तो 4 आवर्स में 18 mg, 8 आवर्स में 16 mg, 12 आवर्स में 14 mg, 16 आवर्स में 12 mg और 20 आवर्स में 10 mg बचेगी। सो यहाँ पर हाफ लाइफ हो गई है वेरिएबल। तो हाफ लाइफ वो टाइम होता है जिसमें ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा में हाफ रह जाती है। सो ड्रग वही है, अगर 10 mg देंगे तो उसकी हाफ लाइफ यानी कि 5 mg होने में इट विल टेक 4, 8 एंड 2 10 आवर्स। और यहाँ पर वही ड्रग अगर 20 mg दे दें तो 10 mg होने में रिक्वायर्स 20 आवर्स। तो यहाँ पे हाफ लाइफ हो गई वेरिएबल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आर फेनिटोइन, एथेनॉल एंड एस्प्रिन एट हाई डोजेस। तो इन ड्रग्स को जब भी आपने प्रिस्क्राइब करना है जो कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, उनकी टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं क्योंकि वो लंबे अरसे तक आपकी बॉडी में रहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि एक कांस्टेंट फ्रैक्शन जो है ड्रग की एलिमिनेट होती है, यानी कि बेशक आप उस ड्रग को 10 mg दे दें या 100 mg दे दें, एक कांस्टेंट फ्रैक्शन, लेट्स सपोज अगर 1/4 उसने एलिमिनेट होना है इन 1 आवर, तो 1 आवर के बाद 1/4 यानी कि 2.5 मिलीग्राम यहाँ से भी एलिमिनेट हो जाएगी और 100 mg के हिसाब से 25 mg यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी। सो दीज ड्रग्स आर बेटर टू गेट एलिमिनेटेड और यहाँ पे इनकी हाफ लाइफ कांस्टेंट रहती है बेशक जितनी भी आप डोज दे दें। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का पता होना चाहिए। यहाँ पे जो हाई यील्ड वर्ड्स हैं वो कांस्टेंट फ्रैक्शन एंड कांस्टेंट हाफ लाइफ है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, बहुत दफ़ा रिपीट होता है, फ्री का नंबर होते हैं, मेटाप्लेजिया एंड बैरेट्स एसोफेगस। सो पहली चीज़ है मेटाप्लेजिया इज़ रिवर्सिबल। ठीक है, ये भूल नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। मेटाप्लेजिया इज़ रिवर्सिबल चेंज ऑफ वन सेल टाइप इनटू अनदर। सो क्रोनिक गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, उसमें नॉर्मल क्या है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, लोअर एसोफेगस की जो एपिथेलियम है दैट इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो वो चेंज हो जाती है इनटू नॉन सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स में। इसको एज इट इज़ याद करना है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया। So this increase the risk of esophageal adenocarcinoma. The next is renal compensation for chronic respiratory acidosis. Very important, just read this. In chronic respiratory acidosis, for example in severe COPD, जहाँ पे ऑक्सीजन के, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रही है, एलिमिनेट नहीं हो रही, तो बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ बेसिकली एन एसिड। सो जब एसिडोसिस हो रही है तो रीनल कंपनसेशन होगी। तो रीनल कंपनसेशन कब होगी? द किडनीज कंपनसेट ओवर 3 to 5 डेज। तो 3 to 5 डेज में उसको कंपनसेट कर लेगी बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्ब इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड इंक्रीजिंग एसिड सिक्रीशंस इन द कलेक्टिंग डक्ट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिस ब्रिंग बैक्स पीएच टुवर्ड्स नॉर्मल डिस्पाइट हाई PCO2। तो PCO2 आपको क्रॉनिक COPD के पेशेंट्स में जो उसकी ABGs आप लेते हैं,
करवाते हैं, उसमें जो आपके पास रिजल्ट्स मिलेंगे उसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी हाई येट द पीएच विल बी नॉर्मल। इसका मतलब है कि रीनल कंपनसेशन होगी है, जो कि 3 to 5 डेज में हो जाती है। 29th पॉइंट इज लूप डायूरेटिक्स वर्सेस थायराइड डायूरेटिक्स ऑन कैल्शियम। सिंपल याद रखें कि लूप डायूरेटिक जैसे कि फ्यूरोसेमाइड है, लूप्स लूज कैल्शियम, तो ये कैल्शियम को लूज़ करता है। सो ब्लड में देर विल बी हाइपोकैल्सीमिया और यूरिन में हाइपर कैल्सीयूरिया। सो मोर कैल्शियम इन द यूरिन, लो कैल्शियम in the blood if the patient is on loop diuretics. Similarly, if the patient is on thiazide diuretics, for example hydrochlorothiazide, thiazides hyperconcentrates the calcium, so more calcium in the blood, that is hypercalcemia, and low calcium in the urine, that is hypocalciuria. So the last point is indirect versus direct inguinal hernia. Indirect inguinal hernia जो है it enters the deep ring पीछे पड़ी होती है, ठीक है, एंड लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। तो ये बस सिर्फ सिंपल रिवीजन है कि इंटरैक्ट इंग्वाइनल हर्निया इट एंटर्स द डीप इंग्वाइनल रिंग लेटरल टू द इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स एंड इट इज़ अ कंजेनिटल फेलियर of the processus vaginalis to close and is covered by all 3 layers of the spermatic fascia. इसको हम डिटेल से पढ़ा था हमने GIT एनाटमी में। जबकि डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया इट प्रोट्रूड्स थ्रू द हैज़लबैक ट्रायंगल, इट इज़ मीडियल टू द inferior epigastric vessel and it is an acquired weakness of the transversalis fascia, that is the floor of the canal, and only passes through the सुपरफिशियल रिंग या डीप रिंग में एंटर नहीं होती। अगर डीप रिंग में एंटर होगी दैट इज़ श्योर शॉट इन डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। सो दीज आर द 16 to 30 FCPS RX हाई यील्ड पॉइंट।